कभी सोचा है कि दुनिया की पॉलिटिक्स और हमारे अपने देश भारत की डेमोक्रेसी के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। ग्लोबल स्टेट से शुरू करके भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम की जड़ों तक जाएंगे। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? भाई, यूरोप के झंडे का भारत से क्या लेना देना? लेकिन यही हमारी आज की पड़ताल का हुक है। हम बाहर की दुनिया से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इसका धागा भारत की कहानी से कैसे जुड़ता है। तो हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे एक नई विश्व व्यवस्था को, फिर बात करेंगे गठबंधनों की, इसके बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को समझेंगे, फिर देखेंगे भारत के राजनीतिक बदलावों को, और आखिर में लोकतंत्र की उन बहसों पर नजर डालेंगे जो आज भी जारी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक नई विश्व व्यवस्था। देखिए, आज के भारत को समझना है तो हमें उस दुनिया में वापस जाना होगा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बन रही थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ था अमेरिका और उसका गुट, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ। और इन्हीं 2 सुपर पावर्स के बीच तनाव कम करने और शांति बनाए रखने की एक उम्मीद जगी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ के रूप में। उस दौर में दुनिया का नक्शा कैसे बदल रहा था, इसका एक बढ़िया उदाहरण है ये बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, पर बाद में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका भी है, ELL। तो देखिए, एक तरफ तो यूएन शांति की बात कर रहा था और दूसरी तरफ देश आपस में मिलिट्री अलायंस बना रहे थे। यही तो कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा विरोधाभास था। बातें शांति की, लेकिन तैयारी युद्ध की। दोनों साथ साथ चल रही थीं। मिलिट्री गठबंधनों से थोड़ा आगे बढ़ें तो दुनिया में कुछ और गहरे रीजनल ग्रुप्स भी बन रहे थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 12। यूरोपियन यूनियन के झंडे पर 12 सितारे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसमें 12 सदस्य देश हैं? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इन 12 सितारों का सदस्य देशों की गिनती से कोई लेना देना नहीं है। ये संख्या हमेशा 12 ही रहती है, और ये परफेक्शन, कंप्लीटनेस और यूनिटी यानी एकता का प्रतीक है। खैर, यूरोपियन यूनियन सिर्फ एक झंडे से कहीं ज्यादा है। इसका असली मकसद है एक कॉमन मार्केट और यूरो जैसी करेंसी के जरिए आर्थिक एकता लाना, और साथ ही पॉलिटिकल कोऑपरेशन से पूरे यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखना। तो ये तो थी दुनिया की तस्वीर। अब इसी ग्लोबल स्टेज पर 1947 में एक नया देश उभरता है, भारत। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इस नए देश के सामने अपनी सरहदों के अंदर ही कौन सी पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी थीं। आज़ादी के वक्त भारत के सामने 2 सबसे बड़ी पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। पहली, देश को एक रखना। सोचिए, सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों को एक साथ लाना था। और दूसरी, आर्थिक विकास। अंग्रेजों ने देश को गरीबी और पिछड़ेपन की हालत में छोड़ा था, उससे बाहर निकलना था। देश को एक रखने की चुनौती का सबसे बड़ा उदाहरण था हैदराबाद। वहां के निजाम की एक प्राइवेट आर्मी थी, रजाकार। ये लोग हैदराबाद को भारत में शामिल होने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकला एक मिलिट्री एक्शन से। 1948 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा, रजाकार, हैदराबाद और ऑपरेशन पोलो। तो शुरुआती चुनौतियों से निपटकर अब आगे बढ़ते हैं भारत के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। आखिर वो कौन सी बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को वो शक्ल दी जिसमें वो आज हमें नजर आता है। ये टाइमलाइन एक तरह से आधुनिक भारत की राजनीतिक कहानी है। 1969 में बैंकों के नेशनलाइजेशन ने इकोनॉमी की दिशा बदल दी। फिर 1974 में जेपी आंदोलन ने सत्ता को चुनौती दी, जिसके नतीजे में 1975 में इमरजेंसी का वो काला दौर आया। 1990 में मंडल कमीशन ने समाज और सियासत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया, और 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। हर एक घटना अपने आप में एक मील का पत्थर है। उस टाइमलाइन में एक शब्द था, संपूर्ण क्रांति। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का एक कॉल था।
वो चाहते थे कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे सिस्टम में, पॉलिटिक्स से लेकर सोसाइटी तक, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो। और 2015 का ये बदलाव भी बहुत बड़ा था। पहले था प्लानिंग कमीशन, जहां दिल्ली में प्लान बनते थे और राज्यों को भेज दिए जाते थे। इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। लेकिन नीति आयोग की सोच अलग है। ये एक थिंक टैंक है जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और अब हम पहुंचते हैं अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में, डेमोक्रेसी की वो बहसें जो कभी खत्म नहीं होती। इनमें सबसे अहम है केंद्र और राज्यों के बीच पावर बैलेंस का सवाल, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये टेबल दो बहुत जरूरी शब्दों का फर्क समझाती है, ऑटोनॉमी और सेपरेटिज्म। देखिए, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की मांग, देश के संविधान के दायरे में रहकर अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा अधिकार मांगना है। जैसे तेलंगाना एक नया राज्य बना। वहीं सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद, देश से ही अलग होने की मांग है, जो नेशनल यूनिटी के लिए एक चुनौती है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये रीजनल पार्टियां इतनी ताकतवर कैसे हो गईं? वेल, इसके पीछे कई वजह हैं। कहीं पर विकास बराबर नहीं हुआ, तो कहीं लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की चिंता थी। केंद्र सरकार की नीतियों से नाराजगी और कांग्रेस के एक छत्र राज के खत्म होने ने भी इन क्षेत्रीय आवाजों को एक मजबूत पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया। तो हमने ग्लोबल स्टेज से शुरुआत की और भारत के लोकतंत्र की अंदरूनी परतों तक पहुंचे। हमने देखा कि कैसे दुनिया की घटनाओं ने भारत को और भारत की अपनी चुनौतियों ने हमारे लोकतंत्र को शक्ल दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि भविष्य की नई चुनौतियों के बीच इस महान लोकतांत्रिक कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना